केमिस्ट्री सैटरडे फुल कोर्स टेस्ट। क्वेश्चन है 82 फार्मूला यूनिट्स एंड 125 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो हमें इस क्वेश्चन 82 में फार्मूला यूनिट्स मालूम करने हैं और हमें सब्सटेंस दिया गया है कॉपर सल्फेट है, पेंटाहाइड्रेट, और इसकी क्वांटिटी दी गई है 125 ग्राम, 125 ग्राम है। मोलर मास इसका जो होता है तो वो है 250 ग्राम, 250 ग्राम पर मोल। तो ये हकीकत चूंकि 250 का हाफ है, ये हाफ मोल है, यानी 250 ग्राम जो है तो वो 1 मोल है, तो 125 ग्राम जो है तो ये हाफ मोल है। और या फिर इस तरह आप कर सकते हैं कि मतलब दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट आप अप्रोच करते हैं या फिर आप इक्वेशन के थ्रू करें। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें कि डायरेक्ट आप अप्रोच कर लें। लाइक ये देखें कि अगर 250 ग्राम है तो ये 1 मोल है, और 1 मोल में हमारे पास ये फार्मूला यूनिट होते हैं, इतने फार्मूला यूनिट, यानी ये फार्मूला यूनिट है। मॉलिक्यूल आप नहीं कह सकते आएंगे इसमें। तो अगर आपने इसको हाफ कर दिया है, यानी 125 ग्राम कर दिया, 125 ग्राम, तो फिर ज़ाहिर है ये 0.5 मोल है, हाफ किया, तो आप इसको भी हाफ कर ले। यहाँ पे जो आंसर बनता है वो है ए, यानी 3.01, 3 इसको हाफ किया 011 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। ये एक तरीका है कि आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसी की मुनासिबत से जाए, उसको आप हाफ करते हैं, ज्यादा करते हैं, 10 टाइम ज्यादा करें, 10 टाइम कम कर ले, हाफ करे, डबल करे, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में 3 टाइम ज्यादा कर ले। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि पार्टिकल जो है ये बराबर होते हैं एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल्स, और मोल जो है तो एवोगाड्रो नंबर इनटू मोल बराबर होते हैं मास बाय मोलर मास। अब ज़ाहिर है इसका फार्मूला कौन इस्तेमाल करे, तो ये है 022 10 पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर है, मास इसका 125 है और मोलर मास है 250, तो इसमें से भी यही वैल्यू आएगी। तो ये है ऑप्शन ए, यानी 3.01 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट। क्वेश्चन 83 वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। फिर नेक्स्ट फार्मूला जो है वो इस तरह है कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने ये देखना है कि 1 मोल अगर ऑक्सीजन है तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो अगर आपने इसे 2 मोल कर दिया है तो ये वैल्यू होगी 44.8 लीटर। और अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो फार्मूला ये था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, और फिर यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपके पास मोलर वॉल्यूम है 22.4 और मोल जो है वो 2 है, तो इससे भी वैल्यू 44.8 आती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट अप्रोच आप डेवलप करें। ये वो क्वेश्चन है कि जो कि जिनकी तादाद 7 से 8 तक होती है, 7, 8, 9 टाइप ये आते हैं, और ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट रन में इनको हल ना करें और सेकंड रन में इसको छोड़ दिया करें, सेकंड रन के लिए इसको छोड़ दिया करें। 84 कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड है और मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, तो इसका मोलर मास होता है 28 ग्राम। तो इसमें एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसने वैल्यू दी है, तो ये इस तरह है कि 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये कहते हैं कि 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसने 2.8 ग्राम दिया है, तो 10 पे सिर्फ डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी 2 10 पावर 10 पे इसको भी डिवाइड करें, इसको डिवाइड की तो उसको भी कर ले, तो ये आ गया 22। तो इतने मॉलिक्यूल हो गए हैं। ये है ऑप्शन सी, 6.022 10 पावर 22 मॉलिक्यूल है। और क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 84 में, 85 में कहते हैं कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। आपको क्वेश्चन ये मुश्किल लगेंगे, लेकिन याद रखिए स्टेकोमेट्री से है, तो ज़ाहिर स्टेकोमेट्री के, थर्मोकेमिस्ट्री के और इस तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन बाकी सबके साथ आप इसे मतलब जो इजी हैं तो वो फर्स्ट रन में कर लें, इस तरह के मुश्किल होंगे वो सेकंड रन में आप पेपर में कर लिया करें। 85 कहते हैं कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो अगेन वॉल्यूम का पूछ रहा है, तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट जाएं, एक ये है कि फार्मूला इस्तेमाल करें। तो डायरेक्ट अगर मैं इसी तरीके से, यही टाइप का क्वेश्चन है,
देखिए ये कहते हैं 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन है या जो भी गैस है, तो ये 22.4 लीटर है। अब अगर इसने इसको क्वार्टर कर दिया, 4 पे एक्चुअली डिवाइड किया, तो अगर आपने इसको मतलब हाफ करके ना, हाफ किया तो ये भी हाफ हो गया है, और फिर इसको हाफ किया तो 0.25, तो ये अगेन हाफ हो जाएगा। तो 5 पॉइंट यानी 11.2 का ये हाफ आता है, 5.6 आएगा, 5.6 लीटर या DMQ। और अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा, यही फार्मूला होगा। मोलर वॉल्यूम है 22.4 और नंबर ऑफ मोल जो है वो 0.25 है। तो ज़ाहिर है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उधर पेपर में आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो कॉमन सेंस डेवलप कर लें अभी से कि चीजें आप डायरेक्ट खुद से कर सके। तो जनाब यहाँ पे आंसर है ए, और ये है 5.6 DMQ 86। And which orbital is an electron most likely to be found in hydrogen's ground state? हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में होता है। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों में जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है जो तो वो पहले शेल में है। फिर लिथियम में इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भी होते हैं और सेकंड शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ग्राउंड स्टेट में। तो ये है ए ऑप्शन और ये है 1 इज। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं कि द सीरीज करस्पॉन्डिंग टू डैश लाइज एन अ विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में तो ये जनरल, ये जरूरी क्वेश्चन है कि आपको ये तरतीब एक किस्म की याद हो। लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज है, पी फंड सीरीज आप पढ़ते हैं। और इसके लिए ये लोअर लेवल है और फिर हायर लेवल। इसके लिए लाइमन सीरीज तब आती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से पहले शेल में गिर जाए, तो इसके लिए 1, 2, 3 और 4 और 5। बामर सीरीज से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में दूसरे शेल में गिरेंगे तो जो रेडिएशन खारिज वो विजिबल रेडिएशन होगी, मतलब वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट होगी, और बामर सीरीज वाली कहलाती, विजिबल रेंज वाली है। तो ये कहता है कि द सीरीज करस्पॉन्डिंग टू डैश लाइज एंड विजिबल रेंज और दैट इज कॉल्ड बामर सीरीज। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 88 में कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप बारहा ये फिजिक्स में पढ़ चुके, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो आप ये जानते हैं कि न्यू बराबर है c डिवाइडेड बाय लैम्डा, जहाँ पे न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है तो ये वेव की लेंथ है या वेव लेंथ, लेंथ ऑफ द वेव। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है कि जहां पर ये इक्वेशन दिया गया है, न्यू और लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी ऑप्शन है। आगे है 89 में कि विच पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। कहते हैं ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट ये एक्सप्लेन करता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। वो आप जानते हैं कि थ्योरी ने कहा था कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ऑक्युपाइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और एक्चुअल बहुत कम है, सो गैसेस आर कंप्रेसिबल। यहाँ पे है सी ऑप्शन है कि गैस पार्टिकल आर वाइडली स्पेस्ड विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम, सी ऑप्शन करेक्ट। 90 में कहते हैं कि व्हाट डज द टर्म इलास्टिक कोलिजन इन काइनेटिक थ्योरी मीन। काइनेटिक थ्योरी ने कहा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने, कि कोलिजन अमंग द गैस मॉलिक्यूल जो है तो वो इलास्टिक होती हैं। मतलब ये है कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वो बराबर होगी। इन द सेम वे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है ये बराबर होगा। तो ये है यहाँ पर व्हाट डज द टर्म इलास्टिक कोलिजन मीन। तो ऑप्शन सी को जरा देख लें तो कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन जो होगी तो आफ्टर कोलिजन भी उतनी होती। फर्क सिर्फ ये होगा कि लेट्स से हाइपोथेटिकल यूनिट में बिफोर कोलिजन ये है इस मॉलिक्यूल की है 3 और इसकी है 7, सो 3 + 7 = 10। आफ्टर कोलिजन लेट्स से ये 4 हो जाती तो फिर ये 6 होगी, तो दैट के ये कोलिजन इलास्टिक होगी। इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर है 91, कहते हैं कि इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल रिमेन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो एंड प्रेशर इज ट्रिपल्ड, हाउ मस्ट द टेम्परेचर चेंज फॉर द गैस टू ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। कहते हैं कि गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन है तो अगर हम उसको इस्तेमाल कर लें
यानी ये आइडियल गैस इक्वेशन है। कहते हैं कि इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, यानी ये इक्वेशन है P V इज इक्वल टू nRT। तो ये कहता है एंड प्रेशर इज ट्रिपल, हाउ मस्ट द टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, ठीक है जी, टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर बराबर होगा PV बाय NR। तो इस वक्त ये कहते हैं कि इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो P और T का ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो कहता है कि हाउ मस्ट द टेम्परेचर चेंज फॉर द गैस टू बे द आइडियल गैस लॉ। और हो क्या रहा है कि इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल रिमेन कांस्टेंट एंड प्रेशर इज ट्रिपल्ड, तो अगर प्रेशर को ट्रिपल किया जाए तो टेम्परेचर भी ट्रिपल हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जिसमें ट्रिपल लिखा गया है। अच्छा 92 कहते हैं कि विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाई विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर मतलब ये है कि अगर पानी है और लिक्विड आप ले लें और ये आप हीट करें और विदाउट यानी चेंज नहीं होता टेम्परेचर, ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और ये तब होगा जब ये एग्जैक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो कहते हैं कि ये जो आप इस वक्त कन्वर्ट करते हैं वाटर को, जब आप 18 ग्राम पानी जो कि 1 मोल है, जब ये 18 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो जो हीट आपने दी है इस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिकॉज ये सिर्फ वेपराइजेशन में इस्तेमाल हुई, इसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। सो एट बॉइलिंग पॉइंट जो आपने हीट दे दी है दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये ज्यादा तब होगी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। तो कहते हैं विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो ये है ये वाला जो ऑप्शन है कि स्ट्रांग, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लिखी गई है। सो लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यस, हाई डेंसिटी नहीं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स नो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जनाब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 93 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एमंग द फॉलोइंग इज। तो ये याद रखें कि जो तमाम केमिकल फोर्सेस हैं, तमाम केमिकल फोर्सेस जिसमें चार जो हैं वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर 6 जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो इन सब में एक बुक में एक टेबल है और उसमें आप देख लें तो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे जो है तो ये आयोनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एमंग द फॉलोइंग, तो ये आयोनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट जो है कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एलेट्रॉप ऑफ कार्बन। जो पीछे क्वेश्चन है उसमें बाकी जो है तो आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और फिर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट को अगर कंपेयर करें तो कोवेलेंट से आयोनिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। 94 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एलेट्रॉप ऑफ कार्बन। एलेट्रॉप एलिमेंट के होते हैं और ये क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस फॉर्म दोनों आते हैं। यहाँ पर जो एलेट्रॉप है कार्बन का, तो जनाब वो है डायमंड, सेकंड ऑप्शन है। यानी एलेट्रॉप्स एलिमेंट के होते हैं, इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म भी आते हैं, एमॉर्फस भी आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के साथ इसको कंपेयर ना करें। पॉलीमॉर्फ जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं किसी एलिमेंट के या किसी कंपाउंड के। आगे कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ द आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड है उसके लिए प्राइमरी फैक्टर जो अफेक्ट करता है शेप को, तो एक तो इसमें एक रेडियस रेशो है जिसको हम कहते हैं कैटाइन टू द एनाइन रेशो, जो है जो साइज है, यानी रेडियस ऑफ द एनाइन, रेडियस ऑफ द कैटाइन। एक मिनट में साफ कर दूं तो रेडियस रेशो का मतलब यह है कैटाइन का रेडियस डिवाइडेड बाय एनाइन। ये रेशो है, जितनी ये रेशो देखिएगा जिसको हम कहते हैं रेडियस रेशो, तो ये जो रेशो होगी रेडियस रेशो, ये दर हकीकत ये है कि रेडियस ऑफ द कैटाइन कितना है और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनाइन कितना है। तो जितना कैटाइन बड़ा होगा रेडियस रेशो उतनी ही आती है, ज्यादा आती है, और जितनी
जितना कैटायन बड़ा होगा तो उसके गिर्द फिर एनाइन जो है तो वो भी ज्यादा तादाद में आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। मतलब जब रेडियस रेशो ज्यादा होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कैटायन के गिर्द ज्यादा एनाइन होंगे। तो इस पे डिपेंड करता है विच ये कहता है क्वेश्चन जो है, तो ये कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ द आयनिक सॉलिड। तो रेडियस रेशो ऑफ कैटायन एंड एनाइन ये भी है, और साथ साथ ये भी याद रखिए कि टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है। आज एक टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगा, फिर उसे हायर टेम्परेचर पे अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो दूसरा फॉर्म आएगा। साथ साथ इम्प्योरिटीज का भी असर पड़ता है कि इम्प्योरिटीज अगर सोल्यूशन में आ जाए तो भी क्रिस्टल फॉर्म जो है, क्रिस्टल शेप जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन ये पूछ रहे प्राइमरी फैक्टर, तो दैट इज द रेडियस रेशो। अच्छा, तो कहते हैं कि 96 में विच पैरामीटर अफेक्ट्स द लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल जो है लेटिस एनर्जी जो है उसका डिपेंड सारा का सारा होता है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, जो कि ये ऑप्शन है सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। तो जितना आयंस क्लोजेस्ट होंगे, मतलब छोटे छोटे आयंस होंगे, तो फिर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मैं ये कह रहा हूं कि लिथियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी सोडियम फ्लोराइड से ज्यादा होगी। तो ये है। तो 97 में कहते व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज कूल्ड। अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आप इसे कूल कर लेंगे तो क्या होगा। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मिसाल के तौर पे इस तरह है कि अगर रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इस दौरान हीट जो है वो खारिज हो रही है, ठीक है जी। तो अगर आप इस सिस्टम को कूल करेंगे तो चूंकि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और हीट खारिज हो रही है, और आप इसे कूल करते जाएंगे तो एक्चुअली यू आर रिमूविंग दिस हीट, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जो बी सी डी है वो आप पढ़ लें, वो गलत है। 98 में कह रहा है कि विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द यील्ड ऑफ एमोनिया इन हेबर प्रोसेस। एमोनिया का बनना ये है नाइट्रोजन जो कि गैस है और हाइड्रोजन गैस है, और बाहम मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं एमोनियम जो गैस है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द यील्ड ऑफ एमोनिया इन हेबर प्रोसेस। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखें, कहते हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो याद रखें लो टेम्परेचर मतलब इस तरह है कि कूलिंग हम कर रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं कि आप टेम्परेचर 350 या 400 से भी कम कर लें। इससे कम होगा तो फिर इनको इनफ एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। सो लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर इसलिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 मोल्स है और यहाँ पे प्रोडक्ट के जो है वो 2 मोल्स हैं। सो देयर इज कंप्रेशन, देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, तो फिर वॉल्यूम भी कम होगा, देयर इज कंप्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो हाई प्रेशर होना चाहिए। 99 में कहते हैं कि व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म कॉल्ड। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप है तो वो क्या कहलाएगा। याद रखें स्लोएस्ट स्टेप जो है तो वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा। ठीक है, जब तक स्लो स्टेप से रिएक्टेंट आगे नहीं पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट फिर बनेगा नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देख लेते हैं, कोई भी रिएक्शन आप ले ले, फॉर एग्जांपल आप जो SN1 रिएक्शंस हैं, ठीक है जी, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप जो है ये वाला जो है इस तरफ यहाँ पे है ब्रोमीन, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है दर हकीकत ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो आ जाते हैं इस तरह, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना और ब्रोमाइड आयन। फिर नेक्स्ट स्टेप फिर न्यूक्लियोफाइल अगर है आ रहा है SN1 में, या फिर अगर एलिमिनेशन हो रही है और कोई बेस आ रहा है इधर से हाइड्रोजन रिमूव करके, तो मैं ये कह रहा हूं ये वाला जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप है एंड दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जब तक कि कैटायन बनेगा नहीं ये दूसरा स्टेप हो नहीं सकता कि जिसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है या जिसमें बेस आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और फिर 100 में कि व्हाट हैपेंस टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उस मॉलिक्यूल के उस फ्रैक्शन का क्या होता है, ठीक है जी,
कि जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर, इट इंक्रीजेस। तो फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, कि अगर ऑलरेडी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और आप उसे हीट करेंगे तो उनकी जो रेशो है इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल तो वो ज्यादा होगी। 20 कहते हैं विच 101 कहते हैं विच मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन मालूम करने के लिए हमेशा स्टेरिक नंबर जो है वो मालूम कर लिया करें। स्टेरिक नंबर जो है तो ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और प्लस लॉन पेयर्स कितने हैं। तो अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 2 वो एटम sp हाइब्रिडाइज है, स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 है, और अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विच मॉलिक्यूल एक्सिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ना C2H4। तो आप देख लें कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन और फिर हाइड्रोजन है इस तरह, और यहाँ पर भी ऐसे। तो अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये इसका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है जी। तो हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो एक सिग्मा बॉन्ड फिर दूसरा और फिर तीसरा, तो इसका भी स्टेरिक नंबर 3 है और इसका भी 3 है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है ये जो एटम है, और ये जो एटम है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 102 में द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन एन sp3 हाइब्रिडेशन इज। sp3 हाइब्रिडेशन जब होती है तो ज़ाहिर है एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, तो जब ये मिलेंगे तो 4 बनेंगे और हर एक sp3 हाइब्रिड कहलाएगा। तो यहाँ पे है डी ऑप्शन और 4। 103 कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ डायपोल मोमेंट ऑफ 0, मतलब सबका 0 है किसी एक का नहीं है, तो वो कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम क्लोराइड का डायपोल मोमेंट 0 होगा बिकॉज लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इस साइड का भी डायपोल मोमेंट और इस साइड का अगर आप वेक्टर के हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर लेंगे तो दोनों डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है SO2। तो SO2 का डायपोल मोमेंट है, क्यों है कि जहां पे ये है डबल बॉन्ड, ये फिर कोऑर्डिनेट कोइन बॉन्ड, यहाँ पे एक लॉन पेयर है जिसने इसको पंप पुश कर दिया है। तो जरा देखिएगा कि इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारे पास और यूं इस तरह। अच्छा, इस केस में ऑक्सीजन नेगेटिव है, दोनों ऑक्सीजन, और सल्फर पॉजिटिव है, तो ये इस साइड का डायपोल मोमेंट है और ये इस साइड का डायपोल मोमेंट है। तो आप जमा कर लेंगे, यूं आएगा इस साइड वाला, और फिर ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट आता है वो इस तरह आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पोलर है, फिर CO2 और CH2 दिया है। CO2 जो है वो नॉन पोलर है और इसी तरह CH2 जो है ये भी नॉन पोलर है। सो ये वाला है डायपोल मोमेंट, इसका 0 नहीं है। सेकंड ऑप्शन 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। कहते हैं कि व्हाट डज वेस्पर थ्योरी हेल्प्स टू डिटेक्ट। वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थ्योरी, ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है, शेप ऑफ द आयंस को एक्सप्लेन करती है। और शॉर्ट इसका ये है, थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा लीनियर। और अगर फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मॉलिक्यूल होगा ट्राइगोनल प्लेनर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रल। और फिर अगर वो बॉन्ड पेयर नहीं है बल्कि कुछ लॉन पेयर आ जाते तो उसकी मुनासिबत से फिर उसमें चेंज आएगा। तो वेस्पर थ्योरी जो है वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 24 में कहते हैं इन थर्मोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है तो ये है हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स एंड देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हीट एब्जॉर्ब में भी हीट रिलीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, लाइक फॉर एग्जांपल ये है H2O और ये स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाए। स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी के लिए RTP है, रूम टेम्परेचर प्रेशर, और ये ले लेंगे हाइड्रोजन 1 मोल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, और फिर आपने ऑक्सीजन लेना है, लेकिन प्लीज ये 1 मोल होना चाहिए। अगर ये 1 मोल है तो ऑक्सीजन को फिर होना चाहिए हाफ मोल, तो हाफ मोल O2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, इस वक्त तो ये रिलीज हो रही है,
तो इसको फिर हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, माइनस में है और 285 के करीब आती है। सेकंड ऑप्शन इसमें है 25 हेस लॉ इज द डायरेक्ट कंसेक्वेंस ऑफ विच प्रिंसिपल। हेस लॉ कहते हैं हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो वो वहीं रहेगी जब तक इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेंगे। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक डायरेक्ट कंसेक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 107 कहते हैं कि व्हाट डज द बॉर्न हैबर साइकिल कैलकुलेट। बॉर्न हैबर साइकिल जो है ये एक्चुअली लेटेस्ट एनर्जी मालूम करने के लिए है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम आयंस हैं गैसियस, और ज़ाहिर हम रूम टेम्परेचर पे तो नहीं रख सकते, तो कैलकुलेट करना पड़ता है। जरा देखें ये गैसियस है, अब ये तो मुमकिन है कि सोडियम क्लोराइड हम ले लें सॉलिड और रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है जी, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे तो नहीं हो सकते, ये तो गैसियस हैं, बड़े हाई टेम्परेचर पे होंगे। तो हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू। नेक्स्ट जो है कहते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फिर यहां पे है MnO4, ये है MnO4 1 माइनस यानी पर मैग्नेट है और एसिडिक मीडियम है। प्रोडक्ट बनता है मैंगनीज यानी 2 प्लस आयंस और साथ साथ O2 H2O, O2 और H2O। कहते हैं कौन सी बात सही है, तो जरा चेक करें वन बाय वन। मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +6 to +2 स्टेट, नहीं, मैंगनीज का 4 2s are 8 -8 -1 मौजूद है, तो ये है +7। मैंगनीज यहाँ पे है +7 और इधर ये +2 स्टेट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कहते हैं मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 to +3, नहीं, +7 to +3 नहीं है, +2 है। फिर कहते हैं ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम -1 to 0। ये अगर आप देखेंगे तो पेरोक्साइड में ये -1 है, मानते हैं इधर -2 है, लेकिन कम से कम ये बात सही है कि ये -1 है और इधर 3 एलिमेंट है तो 0 स्टेट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम -1 to 0 स्टेट। 109 कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये जो रिएक्शन है ये वाला कि हाइड्रोजन मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन लॉस करे इस तरह ये, या फिर इस तरह हो कि हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो ये सारा कुछ प्लैटिनम के सरफेस पे होता है। सो ये कैटलिस्ट है, हर वो चीज जो रिएक्शन में हिस्सा ले लेकिन एट द एंड वो उसी तरह रह जाए जैसे वो इनिशियली था, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। सो इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। 110 व्हाई आर अल्कली मेटल स्टोर्ड अंडर ऑयल। अल्कली मेटल में ये हम ऑयल में स्टोर करते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, किसी हद तक पोटाशियम को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सीजियम वगैरह जो है तो वो रुबिडियम, सीजियम वगैरह बड़े रिएक्टिव हैं, तो उसको सील कंटेनर में रखा जाता है। सो यहाँ पे आंसर है कि दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर एंड एयर। तो ज़ाहिर अगर आप ओपन कंटेनर में रखेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, तो ये रिएक्शन कर लेते हैं, इवन लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। सो दे आर वेरी रिएक्टिव। तो 111 में कहते हैं कि दे आर 111 में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन +2, आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर है 26, वो है 4s2 3d6। तो अगर आपने +2 की बात करनी है तो 4s2 हटा दें तो 4s0 और 3d6 जो है ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। लाइक ये देखें, ये है आयरन, एटॉमिक नंबर है 26 और कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 4s2 और 3d6। तो अगर आयरन +2 हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल पड़े, तो ये 4s0 होगा और 3d6 होगा, d6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ए ऑप्शन यहां पर सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है 112 कहते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बिलोंग्स टू, मैं बता देता हूं, देखिएगा ये है क्रिप्टॉन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, फिर है 5s2 4d10, ये है 5s2 और 4d10 ये है। तो अगर आप इसको देखेंगे पहले से ही पता चलता है कि d10 है, कंप्लीट है, sp2 है, तो ये वाला ग्रुप है जो कि पीरियोडिक टेबल में 2b है, ठीक है जी, यानी एक तो 1 भी है ना,
यानी ये जो कॉपर की फैमिली है ये 1 भी है। जहां पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ये कॉन्फ़िगरेशन आती है S1 और D10, और इधर आती है कॉन्फ़िगरेशन जो है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो आती है यानी जिंक की जो फैमिली है वो है S2 और D10। लेकिन ये ज़ाहिर है क्रिप्टॉन है, तो अगर आप देखेंगे हीलियम, नियान, आर्गान, फिर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को फिल करके 5वें पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, यानी हीलियम आखिरी है पहले पीरियड का, नियान है दूसरे पीरियड का आखिरी मेंबर, नियान फिर आर्गान है तीसरे पीरियड का आखिरी मेंबर, हीलियम, नियान, आर्गान और फिर है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन चौथे पीरियड का आखिरी मेंबर है। जब चौथे पीरियड का आखिरी मेंबर है और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 5वां पीरियड है, आप देख रहे हैं 5s2, तो ये 5वें पीरियड में आता है। जिंक के नीचे मौजूद है जनाब कैडमियम, तो ये आएगा कैडमियम, यानी यहां पर मौजूद है ना, इधर मौजूद है जिंक और कैडमियम है और फिर मरकरी है। आगे है कि विच द फॉलोइंग कंपाउंड अपॉन हीटिंग प्रोड्यूसेस यूरिया, तो ये सोडियम सायानेट है, सोडियम सायानेट है, ये गलत है। एमोनियम सायानाइड है, तो ये गलत है। पोटाशियम सायानेट है, तो ये भी गलत। एमोनियम सायानेट ये कंपाउंड है कि अगर इस कंपाउंड को एमोनियम सायानेट CNO, इसको अगर हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसे हीट कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, H2N कार्बोनाइल ग्रुप और फिर NH2, तो ये है यूरिया। दर हकीकत फ्रेडरिक वुलर ने इस कंपाउंड को एमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया, और दिस वाज द फर्स्ट ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते गए। एमोनियम साइनेट आता है, डी ऑप्शन है करेक्ट। आगे जाइए 114, तो कहते हैं विच फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ना उधर होती है जब साइकिल में दो ग्रुप्स कम से कम अटैच हो, दो ग्रुप्स, या फिर अगर ओपन चेन है तो आपके पास अक्रॉस द डबल बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त ये है हमारे पास 2 ब्यूटीन, सेकंड ऑप्शन जो है, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मुमकिन है। फिर है कि विच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं। तो अल्केन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उनमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 35 कहते हैं आयोपिक नेम फॉर विनाइल क्लोराइड इज, ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड विद CH और ये क्लोरीन है, तो ये है क्लोरीन। याद रखें कि हेलोजन नॉमेनक्लेचर में नहीं काउंट होता फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड हेलो अल्केन, रिएक्टिविटी में बेशक क्या है, तो ये कहलाएगा क्लोरो, और ये ईथीन है, तो इसका नाम होगा क्लोरो ईथीन, क्लोरो ईथीन। और अगर आप इसे इथेनॉल क्लोराइड कहेंगे तो ये कॉमन नेम काउंट होगा, तो ये है जनाब क्लोरो ईथीन। 117 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन, कहते कौन सा रिएक्शन बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक, बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन के, तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी इस तरह होगा कि ये है बेंजीन और ये एक हाइड्रोजन है, तो यहां पे आता है, अब एक लंबा तरीका है, मतलब एक मैकेनिज्म है कि ये इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर लेता है, जहां पे आएगा नाइट्रो ग्रुप और ये आ गया है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, ये लगा दिया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और नेक्स्ट जो है वो निकल गया है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 118 कहते विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, तो ये ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका ख्याल रखें कि अल्कोहल वो है कि जिधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक चेन के साथ अटैच हो, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल OH ग्रुप एलिफेटिक के साथ अटैच है, लेकिन अगर OH ग्रुप जो है वो एरोमेटिक के साथ अटैच हो, मिसाल के तौर पे अब OH एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटिक कार्बन के साथ अटैच है, तो अब हम इसको कहते हैं ये जो है ये फिनोल है, तो इसको मिथाइल फिनोल कहेंगे, उसको बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। तो ये आ गया 118, तो ये हुआ फिनोल। और फिर नेक्स्ट जो है
119 कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये है अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। इस साइड पे जाएंगे तो रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है, इस साइड पे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव है, क्लोराइड मोर, ब्रोमीन फिर उससे भी ज्यादा, आयोडाइड उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड 120 कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल का जाना और आना, आने वाले का आना, ये एक ही वक्त में हो रहा है। तो ये जो बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इट इज फेवर्ड बाय पोलर लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर ये एसीटोन मौजूद है। सी ऑप्शन है। 40 कहते हैं व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, जरा स्लो रिएक्शन है। तो ये जो हमारे पास रिएजेंट है ये इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC जिसे कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन ठीक है। और इसकी कंपोजिशन भी आप जरा याद रखें, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कहते हैं व्हिच टेस्ट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर ऑन अ टेस्ट ट्यूब। सिल्वर मिरर टेस्ट, या जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस टेस्ट, एल्डिहाइड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है कि जिसमें सिल्वर आयन जो है, सिल्वर आयन वो एल्डिहाइड से इलेक्ट्रॉन लेकर, एल्डिहाइड से इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरह रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट या जिसको कहते हैं टॉलरेंस टेस्ट। बाकी फिलिंग टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट बनता है, बेनेडिक्ट टेस्ट और ब्रेडी टेस्ट आपके पास नहीं है। याद रखें कि जो आउट ऑफ द कोर्स जो भी टर्म्स आएंगे वो आंसर नहीं होंगे। आगे 123 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड और एमोनिया तो एमाइड बनते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमोनिया, तो ये आ जाएंगे एसिड अमाइड। लाइक फॉर एग्जांपल ये है C3 C डबल बॉन्ड OOH और ये है एमोनिया यानी HNH2 मैंने लिख दिया है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, वाटर और अमाइड बनते हैं, C3 C डबल बॉन्ड ONH2 और प्लस H2O। इस वक्त ये एसिटामाइड है, तो सेकंड ऑप्शन है एमाइड। नेक्स्ट 124 कहते हैं व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप, फिर ऑक्सा ग्रुप है और फिर कार्बोनाइल ग्रुप है। इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप जो है ये है। आगे कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोवाइड्स 125 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो स्ट्रक्चर सपोर्ट जो देता है वो हमेशा होता है ये जो है हीमोग्लोबिन नहीं, कोलेजन। कोलेजन है, एमाइलेज नहीं है, इंसुलिन नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है और इसके अलावा कोलेजन जो है तो ये स्ट्रेंथ देता है। तो यही हमारा आंसर है। और फिर एमाइलेज एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, आप जानते हैं। 126 कहते हैं व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन। नायलॉन बनता है तो इसके लिए हमें एक तो डाई कार्बोक्सिलिक चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कैसा चेन के जिससे एक साइड टू दूसरी साइड पे COOH ग्रुप हो, और फिर हमें डाई अमीन भी चाहिए कि दोनों साइड पे उसके अमीन हो। तो ये कहता है कि व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन। नायलॉन पॉलीअमाइड है और इसमें इस्तेमाल होगा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। थैंक यू।